गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आवाज क्लियर आ रही है? आ रही ना आवाज? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर। आज और एक टॉपिक है इकोनॉमी का, और आज इकोनॉमी की हमारी आखिरी क्लास रहेगी। इकोनॉमी का आपको सर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाएंगे। चूंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक था इसलिए मैंने इसमें 2 दिन की क्लास में आपको ले लिया था। आज जो टॉपिक है आपका प्री में मैंने देखा है, बीएससी है, एनएससी है, ये सारी चीजें उसमें हैं। तो शेयर मार्केट से संबंधित हम इस टॉपिक को कह सकते हैं इकोनॉमिक का टॉपिक है, और महत्वपूर्ण चीज यह है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो मैंने कल आपको जो रिजर्व बैंक बताया था, रिजर्व बैंक से भी क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग सिस्टम जो था उससे भी क्वेश्चन आते हैं। आज जो है वो है शेयर मार्केट से संबंधित। तो शेयर मार्केट से कुछ शब्दावलियां हैं जिसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, और इसमें सेबी है, बीएसई है, एनएसई है, इससे संबंधित पूछ लिया जाता है। तो निश्चित रूप से बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। अगर कोई पहली बार भी सुन रहा हो तो भी इजी है, क्योंकि हमको सिर्फ फैक्ट से जरूरत है। शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको चीजें इसमें समझ में आएगी कि शेयर मार्केट एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, अभी हाल ही में एक मूवी आई है स्कैम 1992, आपने उसका नाम सुना है? उसका जो एक उस समय जो स्कैम हुआ था वो हुआ था हर्षद मेहता द्वारा किया गया था। ठीक है, हर्षद मेहता स्कैम 1992 अभी हाल ही में मूवी आई है। तो जो ये स्कैम हुआ था, उस स्कैम के समय क्या हुआ, एक चीज अस्तित्व में आया था, एक बोर्ड अस्तित्व में आया था जिसे हम सेबी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन ही आता है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है। तो सेबी का जो फुल फॉर्म है उससे क्वेश्चन आते हैं, और ये सेबी करता क्या है। तो देखो, जो सेबी है, सेबी क्या है, जो शेयर मार्केट है उसको निर्देशन करता है, उस पर नियंत्रण रखता है। सेबी एक तरीके से एक बोर्ड है, जैसे यूजीसी होता है, यूनिवर्सिटी होती है, जैसे एमपी बोर्ड है। तो जो बोर्ड होता है वो क्या करता है, उससे संबंधित जो चीजें हैं उसका नियंत्रण करता है, उस पर निर्देशन करता है। तो सेबी जो है वो शेयर मार्केट का नियंत्रण और निर्देशन करती है। क्वेश्चन यहां से आता है कि सेबी का वर्क क्या है। तो सेबी शेयर मार्केट पर अपना वर्क करती है, निर्देशन करती है, उस पर नियंत्रण रखती है। तो जब स्कैम 1992 हुआ था, उस स्कैम 1992 के समय इस सेबी की मांग उठने लगी। अर्थात जब शेयर मार्केट में बहुत सारा बड़ा घोटाला हुआ था, जिसे हर्षद मेहता घोटाला के नाम से जाना जाता है, उस समय एक बोर्ड की आवश्यकता महसूस की गई, और उसी समय सेबी की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि सेबी की स्थापना कब, इसकी सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक तो ये याद रखिएगा। दूसरा कि इसे कब स्थापित किया गया, तो इसे स्थापित तो 1988 में कर दिया गया था। सेबी को स्थापित तो 1988 में कर दिया गया था, लेकिन इसने काम करना जो शुरू किया था वो 1992 में शुरू किया था। क्वेश्चन यहां से ये आता है कि सेबी की स्थापना कब हुई, तो 1988 में हुई, लेकिन उसने एक्चुअली में वर्क कब शुरू किया था, तो 1992 में, स्कैम 92 के बाद इसने क्या किया था, वर्क शुरू किया था। तो एक चीज इसमें से याद रखिएगा इस सेबी के संबंध में। अब चूंकि सेबी शेयर मार्केट के संबंध में नियंत्रण और निर्देशन करती है, तो जो सेबी होती है उसमें कुछ सूचकांक होते हैं, या शेयर मार्केट को मापने के लिए कुछ इंडेक्स होते हैं। उन इंडेक्स को ही बीएसई और एनएसई कहा जाता है, और यही हमारे प्री के जो सिलेबस है उसमें दिया है। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, आवाज क्लियर है। ओके जी सर, आ रही। देखो, सेबी जो है, वैसे तो बीएसई और एनएसई जो है ये शेयर मार्केट के एक सूचकांक है, हम ये कह सकते हैं इंडेक्स है, जिसके आधार पर जो शेयर मार्केट है उसका उतराव और चढ़ाव मापा जाता है। तो बीएसई और एनएसई से क्वेश्चन आने की संभावना, चूंकि उसमें दिया भी है हमारे प्री में। तो देखो, जो बीएसई होता है उसे कहा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई को कहा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो देखो, बीएसई जो है, बीएसई भारत और एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है, संवेदी सूचकांक, ऐसा याद रखिएगा। बीएसई जो है वो भारत और एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है या स्टॉक एक्सचेंज है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी। याद रखिएगा, बीएसई की स्थापना जो थी, ये एशिया और भारत का सबसे पुराना शेयर मार्केट है या एक्सचेंज है। 1875 में इसे
स्थापित किया गया था, और ये स्थापित किया था नेटिव एवं शेयर होल्डर कंपनी के द्वारा। नेटिव एवं शेयर होल्डर कंपनी के द्वारा 1875 में बीएसई की स्थापना की गई थी। बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से आता है कि बीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा यह होता है इसकी स्थापना कब हुई, 1875 में हुई। फिर तीसरा यह आता है किस कंपनी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, तो नेटिव एवं शेयर होल्डर कंपनी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय जो अभी वर्तमान में है, जब इसको स्थापित किया गया था, देखो अंग्रेज सबसे पहले कोलकाता में आया था, सबसे पहले इसको स्थापित कोलकाता में किया गया था, लेकिन बाद में इसका जो मुख्यालय था वो बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। तो इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई, और मुंबई में एक बिल्डिंग है जिसे हम दलाल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, शेयर जो बीएसई जो है, बीएसई का जो मुख्यालय है वो है दलाल स्ट्रीट। हो सकता है कई बार शेयर मार्केट का अगर आपने पेज देखा हो, न्यूज देखी हो, तो उसमें एक बिल्डिंग बताई जाती है ऊंची सी, दुबई जैसी लगती है, दुबई के मतलब बिल्डिंग जैसी, वो है दलाल स्ट्रीट, और वो है बीएसई का मुख्यालय। ठीक है, फिर एक चीज इसमें आती है कि वैसे तो बीएसई जो कंपनी है उसमें 5000 से भी ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है, लगभग 5000 कंपनियां रजिस्टर्ड है, लेकिन बीएसई जो है, जो एक इंडेक्स है, इसको मापने के लिए जो टॉप की 30 कंपनीज है उसको इसमें शामिल कर रखा है, और उन्हें कहा जाता है ब्लू चिप कंपनियां। ठीक है, टॉप की 30 कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिसकी जो साख रहती है, जिसकी जो क्रेडिट रहती है वो बहुत सुदृढ़ होती है। मतलब वो कंपनियां जो रहती है, उनकी कंपनियों की जो इमेज रहती है मार्केट में, वो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ होती है, उसे ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। तो बीएसई में जो टॉप 30 ब्लू चिप कंपनियां हैं, उसके आधार पर इस बीएसई का क्या निकाला जाता है, उतराव और चढ़ाव निकाला जाता है। और बीएसई जो एक्चुअली में है, ये एक सेंसेक्स है, और इस सेंसेक्स के माध्यम से ही शेयर मार्केट, बीएसई का शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है। जब आपने देखा होगा कई बार कि आज की जो शेयर मार्केट इतने बिंदु पर जाके बंद हुआ, इतने पॉइंट्स पर जाके बंद हुआ, तो ये मापा इन ब्लू चिप कंपनी के मार्केट के आधार पर ही था। वैसे तो इसमें रजिस्टर्ड 5000 कंपनियां हैं, लेकिन जो 30 टॉप 30 कंपनी है, उस 30 कंपनी के आधार पर ही क्या निकाला जाता है, वो पॉइंट्स निकाले जाते हैं। ठीक है, हम रोज पढ़ते हैं इस चीज को। और ये जो बीएसई जो है, इसका सूचकांक जो है, इसका सूचकांक जो कहलाता है, इसका इंडेक्स जो कहलाता है, वो कहलाता है सेंसेक्स, और सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स, याद रखिएगा। तो सेंसेक्स जो होता है ये एक मापक है बीएसई का, इसके आधार पर, ये इंडिकेट है, इसके आधार पर कि कंपनी का उतराव और चढ़ाव निकाला जाता है। तो बीएसई से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बीएसई के फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है, क्या होता है इसको, ये भारत का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत या एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो बीएसई है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में हुई थी। इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो नेटिव शेयर होल्डर कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में है। दलाल स्ट्रीट करके जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसमें कितनी ब्लू चिप कंपनियां रजिस्टर्ड है, तो 30 ब्लू चिप कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड है। और इसका सेंसेक्स मतलब इसका सूचकांक जो कहलाता है, वो कहलाता है सेंसेक्स, और सेंसेक्स जो होता है वो इस बीएसई के उतराव चढ़ाव को बताता है। तो यहां तक किसी को कोई परेशानी है, हम आगे चल सकते हैं। हेलो हेलो, जी सर। यहां तक किसी को कोई परेशानी है, इजी है, सिर्फ फैक्ट हम लोगों ने बात की है, हमने कोई ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि हमारी एग्जाम में है इसलिए। देखो एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया, जो शेयर मार्केट है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि विश्व का सबसे पुराना शेयर मार्केट किस देश का था, विश्व का सबसे पुराना शेयर मार्केट, तो तुर्की जो देश है उसका सबसे पुराना शेयर मार्केट था। ठीक है, याद रखेगा। और भारत और एशिया का अगर देखा जाए तो वो बीएसई था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट तुर्की देश का है। ठीक है, शेयर मार्केट एक्चुअली में जो होता है वो एक तरीके से जल्दी अमीर बनने के लिए रहता है, लेकिन इसमें कंपनियों का सबसे बड़ी चीज रोल रहता है। ठीक है, अब देखो बीएसई के जैसा ही एक है एनएसई। एनएसई का कोई फुल फॉर्म बताएगा, एनएसई, एनएसई का क्या फुल फॉर्म, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
एनएससी का फुल नेशनल स्टॉक गुड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो था ये बीएससी के कंपैरिजन में आया था, याद रखिएगा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसकी स्थापना से संबंधित एक तो क्वेश्चन आते हैं कि 1992 में एक समिति थी जिसका नाम था फेरवानी समिति। उस फेरवानी समिति की अनुशंसा पर एनएससी की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन यहां से आता है कि एनएससी की स्थापना कब हुई, तो 1992 में हुई थी। इस किस समिति के आधार पर इसकी अनुशंसा हुई थी, तो फेरवानी समिति जो थी उसकी अनुशंसा पर इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आ चुका है एक बार प्री में कि एनएससी की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी, तो फेरवानी समिति की अनुशंसा पर एनएससी की स्थापना हुई थी 1992 में। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो भी मुंबई में ही है, याद रखिएगा। एनएससी की जो स्थापना हुई इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। और देखो बीएससी में 5000 कंपनियां रजिस्टर्ड थी, इसमें लगभग 1600 कंपनियां रजिस्टर्ड है। इसमें जो है वो जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो लगभग 1600 कंपनियां हैं। लेकिन इसका जो मतलब एक तरीके से जो इसकी जो पॉइंट्स को उतार चढ़ाव के लिए जो निकाला जाता है, मापक निकाला जाता है, वो टॉप 30 ब्लू चिप कंपनियां से निकाला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से आता है कि एनएससी में कितनी ब्लू चिप कंपनियां रजिस्टर्ड है, तो 50 ब्लू चिप कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड है, जबकि बीएससी में 30 थी। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एनएससी के मार्केट को उतराव और चढ़ाव के रूप में मापने के लिए जो संवेदी सूचकांक होता है उसे निफ्टी कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से यह आता है कि निफ्टी किसका संवेदी सूचकांक है, बीएससी का है, एनएससी का है, या अदर कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां से याद रखिएगा निफ्टी जो है वो एनएससी का संवेदी सूचकांक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं इंडेक्स है। ठीक है, तो निफ्टी जो रहता है वो एनएससी की जो कंपनियां हैं या एनएससी का जो शेयर मार्केट है उसके आधार पर उसकी शाख को या उसके पॉइंट्स को बताता है। तो याद रखिएगा एनएससी की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फेरवानी समिति की अनुशंसा पर 1992 में इसको स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई है। इस एनएससी में 50 ब्लू चिप कंपनियां रजिस्टर्ड है और इसका संवेदी सूचकांक या इंडेक्स जो है उसे निफ्टी कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछ लिया जाता है कि निफ्टी किसका संवेदी सूचकांक है, तो एनएससी का है, और जो सेंसेक्स है वो किसका संवेदी सूचकांक है, तो वो बीएससी का है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स से हो सकता है इसके बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि हमारे पीएससी प्री में इसको सम्मिलित किया गया है। इसीलिए मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में बताना उचित समझा, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखो कुछ शब्दावलियां हैं, इस शब्दावलियां जो कि इसी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई शब्दावलियां हैं, इजी है, इसमें सिर्फ फुल फॉर्म पूछने की संभावना है, इसलिए हम इन शब्दावलियों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ब्लू चिप कंपनियां क्या होती है, सेंसेक्स क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, एसटीटी क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, ब्लो आउट क्या होता है और सर्किट ब्रोकर क्या होता है। ये सबके सब कहलाते हैं इससे जुड़ी हुई शब्दावलियां हैं। और इस जुड़ी हुई शब्दावलियों से क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो पूरा इसकी मापदंड पूछ लिया जाएगा, ब्लू चिप कंपनियां इनमें से क्या है, कौन सी है। ठीक है, वैसे ब्लू चिप कंपनियां जैसे आप देखोगे जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उसके बाद अगर हम देखें कि भेल है, गेल है, जो महारत्न कंपनियां हैं वो सब जिनकी साख, जिनकी इमेज, जिनकी मार्केट में अच्छी रहती है, सुदृढ़ रहती है स्थिति, वो ब्लू चिप कंपनियां कहलाती है। तो ब्लू चिप कंपनियों को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो वे कंपनियां जिनकी मार्केट में वैल्यू जो रहती है, जिनकी मार्केट में जो साख रहती है, मार्केट में जिनकी इमेज सुदृढ़ होती है, उनको ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। ठीक है, बीएससी में ऐसी 30 और एनएससी में ऐसी 50 कंपनियां रजिस्टर्ड है, ये याद रखिएगा। बीएससी में 30 और एनएससी में 50 कंपनियां रजिस्टर्ड है। ये तो होगा ब्लू चिप कंपनियां। ब्लू चिप कंपनियां में आप गेल, बेल, ठीक है, अमेजन, इस टाइप की जो कंपनियां आप ले सकते हैं जिनका आपने नाम सुन रखा है। ठीक है, वो सारी की सारी कंपनियां इसमें आ जाएगी। फिर होता है सेंसेक्स। सेंसेक्स का मैंने अभी हाल ही में आपको इधर बताया था कि सेंसेक्स जो है वो बीएससी का एक सूचकांक है, संवेदी सूचकांक है सेंसेक्स। ठीक है, सेंसिटिव इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सेंसेक्स जो कि बीएससी का एक संवेदी सूचकांक है, जो बीएससी में जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनके पॉइंट्स को उतराव चढ़ाव के रूप में बताती है। ठीक है, उसको कहा जाता है सेंसेक्स। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को समझने में? डीमेट अकाउंट देखो,
हम जब शेयर मार्केट में उतरते हैं तो हम जो बैंकिंग सिस्टम होता है, बैंकिंग सिस्टम में हमारा एक अकाउंट होता है ना, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। आपने देखा होगा हम बैंक में जाते हैं तो एक अकाउंट खुलाते हैं, और अकाउंट हम इसलिए खुलाते हैं कि वहां पर मुद्रा का हम क्या कर सके, व्यापार व्यवसाय कर सके, अर्थात हम वहां पर क्या करते हैं, राशि जमा करते हैं, हम पैसा जमा करते हैं। लेकिन अगर हमको शेयर मार्केट में उतरना है या शेयर मार्केट में हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट खुलवाते हैं, और इस अकाउंट के लिए एक अलग ही मार्केट होता है। शेयर मार्केट का जो मुख्यालय होता है वो हर जहां जहां भी शेयर मार्केट की बिल्डिंग होती, वैसे तो हम बैंक में भी इस अकाउंट को खुला सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो अकाउंट खुलाना पड़ता है उस अकाउंट को डीमेट अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, ये बैंक माध्यम से भी खुला जा सकता है, और इसकी एक अलग बिल्डिंग होती है वहां शेयर मार्केट के लिए, वहां पर भी आप अकाउंट खुला सकते हैं। सेम ऐसा ही अकाउंट होता है जैसा हम बैंक में खुलाते हैं, वही उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वही डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। लेकिन याद रखिएगा डीमेट अकाउंट जो होता है वो प्योरली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रहता है। ठीक है, तो डीमेट का यहाँ पर डी का फुल फॉर्म है, डीमेट का फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइजेशन। याद रखिएगा डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, उसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बैंकिंग में भी होता है, और बैंक के अलावा भी इनकी एक बिल्डिंग रहती है, उस बिल्डिंग में भी जाकर हम अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये है डीमेट अकाउंट के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपका सिर्फ इसके फुल फॉर्म से आने की संभावना है, या ये बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अगर ऑब्जेक्टिव में वहां पर ये रहे शेयर मार्केट के लिए कि डीमेट अकाउंट हुआ, सेविंग अकाउंट हुआ, करेंट अकाउंट हुआ, तो आपका आंसर रहना चाहिए डीमेट अकाउंट। ऐसा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, डीमेट अकाउंट। अब होता है एक और आता है वर्ड जिसको बोलते हैं हम एसटीटी, एसटीटी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। याद रखिएगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो यहां से याद रखिएगा कि ये क्या होता है, कोई बता सकता है इसके बारे में, एसटीटी क्या होता है, क्या करता है एसटीटी? कोई इकोनॉमिक्स वाला? हेलो, एसटीटी क्या करता है, क्या है एसटीटी, कौन बताएगा, बोलो। अजय एसटीटी क्या होता है? हेलो, किसी को नहीं बताएगा? देखो एसटीटी जो सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन लगने वाला टैक्स होता है एसटीटी। क्या सर सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन उस पे लगने वाला टैक्स। ठीक है, वैसे आप करीब करीब पहुंच गए। एक्चुअली में क्या होता है एसटीटी कि जो शेयर मार्केट में हम लोग जो एक तरीके से शेयर को जो खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है, शेयर को हम जब खरीदते और बेचते हैं तो उस पर सरकार क्या करती है, जो टैक्स वसूल करती है, उस पर हर ट्रांजैक्शन पर सरकार क्या करती है, टैक्स लेती है, उसको एसटीटी कहा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मान लो हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और उस कंपनी का जब शेयर मार्केट की वैल्यू उसमें ज्यादा हुई तो हमने उसको बेचा, तो खरीदने और बेचने पर जो सरकार को टैक्स दिया जाता है उसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है। याद रखिएगा कि एसटीटी क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है जो कि हर शेयर मार्केट की खरीद और फरोख्त के समय उसको सरकार के द्वारा लिया जाता है, उसे एसटीटी टैक्स कहा जाता है। कोई समस्या है? कुल मिला के हम एक लाइन में इसको यह कहें कि शेयर की खरीदने और बिक्री के समय जो टैक्स सरकार के द्वारा लिया जाता है उसे एसटीटी टैक्स कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण टैक्स है। अर्थात सरकार को इसमें क्या मिलता है, तो टैक्स मिलता है, इसीलिए शेयर मार्केट चल रहा है। ठीक है, फिर एक वर्ड आता है आईपीओ। आईपीओ होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इनिशियली पब्लिक ऑफर। इनिशियली पब्लिक ऑफर अर्थात प्रारंभ में जब पब्लिक को ऑफर किया जाता है, ये उस समय की बात है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक नई कंपनी स्थापित कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, मान लो कि आज रिलायंस कंपनी है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई एक कंपनी इंदौर की, हम मान लो कि इंदौर का कोई एक व्यक्ति आया, उसने नई कंपनी स्थापित की, तो उसके शुरुआत में स्थापित करने के लिए जो पब्लिक को ऑफर देता है शेयर के माध्यम से कि हम इतने शेयर, आप मतलब ये शेयर है, हम शुरुआत कर रहे हैं,
तो किसी कंपनी को स्थापित करने के लिए जो पब्लिक में शेयर जारी किए जाते हैं उस कंपनी के द्वारा, उसे कहा जाता है इनिशियली पब्लिक ऑफर, आईपीओ। ठीक है, यहाँ से फुल फॉर्म आ सकता है कि आईपीओ कब जारी किया जाता है, कि कंपनी को स्थापित करने के लिए, कंपनी को फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए, उपरोक्त में से दोनों, इस टाइप से इसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो आईपीओ का यहाँ पर फुल फॉर्म याद रखना, इनिशियली पब्लिक ऑफर। ये जब मतलब आईपीओ उस समय जारी किया जाता है जब किसी कंपनी को नए रूप में, जब किसी कंपनी की पहली बार स्थापना की जाती है, उस कंपनी को मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए जो शेयर पहली बार जारी किया जाता है उसे कहा जाता है इनिशियली पब्लिक ऑफर। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर होता है एफपीओ। एफपीओ जो है इसे बोला जाता है फॉलो पब्लिक ऑफर। फॉलो पब्लिक ऑफर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब कोई कंपनी पहले से ऑलरेडी स्थापित है मार्केट में, पहले से स्थापित है मार्केट में, लेकिन उसका विस्तार और अधिक करना है, कि मान लो कोई सी कंपनी पहले से रजिस्टर्ड है, मान लो किसी ब्लू चिप कंपनी को ही मान लो आप, और वो पहले से रजिस्टर्ड है मार्केट में, लेकिन उसका और अधिक विस्तार करना है, तो उस समय उसके द्वारा जो शेयर जारी किए जाते हैं अपने विस्तार के लिए, अपने अधिक क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, उसको कहा जाता है एफपीओ, पब्लिक फ्लो पब्लिक ऑफर। फ्लो पब्लिक ऑफर अर्थात किसी कंपनी को और अधिक विस्तारित करने के लिए, पहले से निर्मित या पहले से स्थापित कंपनी को और अधिक बढ़ाने के लिए जब शेयर जारी किए जाते हैं उसको बोला जाता है फ्लो पब्लिक ऑफर। तो एफपीओ का थोड़ा सा फुल फॉर्म याद रखेगा, फ्लो पब्लिक ऑफर। और ये उस समय किया जाता है कि जो कंपनी पहले से स्थापित है उस कंपनी को और अधिक विस्तार देने के लिए जब शेयर जारी किए जाते हैं तो उसको फ्लो पब्लिक ऑफर कहा जाता है। एक वर्ड होता है ब्लू आउट। ये निश्चित रूप से नए वर्ड है, सब नए वर्ड है। जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन हम इजी लैंग्वेज में इसको पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ब्लो आउट एक वर्ड होता है, और ब्लो आउट एक ऐसा वर्ड होता है कि मान लो किसी कंपनी ने शेयर जारी किए, आज उसने शेयर जारी किए कंपनी ने, और उस कंपनी के शेयर उसकी साख के आधार पर देखा जाए तो उस कंपनी के शेयर कुछ ही समय में सबके सब बिक गए, एक साथ सब खरीद लिए गए सब। मतलब जैसे किसी कंपनी ने 10 बजे शेयर जारी किया और उस कंपनी की साख बहुत अच्छी है, तो कुछ ही समय में जब उसके सारे शेयर सेल आउट हो जाते हैं तो उस स्थिति को कहा जाता है ब्लो आउट। समझ में आया कि जब किसी कंपनी के जो शेयर है वो कुछ ही समय में सबके सब बिक जाते हैं तो उसे कहा जाता है ब्लो आउट। याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लो आउट क्या होता है? जब किसी कंपनी के द्वारा शेयर जारी करने पर उसके जो शेयर रहते हैं वो कुछ ही समय में सारे के सारे जब बिक जाते हैं तो उसे ब्लो आउट की संज्ञा दी गई है, या ब्लो आउट कहा जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी सर। देखो अगला एक और वर्ड है, अगला एक वर्ड वो है जिसे हम सर्किट ब्रोकर के नाम से जानते हैं। अब सर्किट ब्रोकर क्या होता है कि जो शेयर मार्केट की कार्रवाई होती है, शेयर मार्केट की जो कार्रवाई होती है वो पूरे दिन भर चलती है, सुबह 10 बजे से 11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक चलती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो कंपनियां होती है वो अपनी जो बैलेंस शीट होती है या कुछ बैलेंस शीट को क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता देती है। मतलब मान लो कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता देती है, तो उस समय सेबी उस पर नजर रखता है। ठीक है, मैंने आपको बताया सेबी क्या करता है, सेबी उस पर नजर रखता है, सेबी उस पर नियंत्रण भी करता है और उसका निर्देशन भी करता है। कि मान लो कोई कंपनी आई और उसने अपनी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज्यादा हाई बता दी, जबकि मार्केट में ऐसी स्थिति चल नहीं रही है शेयर मार्केट की, तो उस स्थिति में क्या करता है, सेबी उस कंपनी की जांच करने के लिए जो मार्केट रहता है, जो शेयर मार्केट चलता रहता है, उसे 1 घंटे के लिए रोक दिया जाता है। 1 घंटे में अगर वो जांच नहीं हुई, और वो कब स्थिति में होता है कि मान लो किसी कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में 10% वृद्धि करके उसको मतलब जारी किया, तो वो जो उसकी जो शेयर मार्केट की जो कार्रवाई है सेबी उसको 1 घंटे के लिए रोक देता है। याद रखिएगा कि मान लो किसी कंपनी ने शेयर मार्केट की कार्रवाई में अपनी बैलेंस शीट को 10% बढ़ाकर जारी कर दिया, तो सेबी उस पर जांच करने के लिए 1 घंटे के लिए जो शेयर मार्केट की कार्रवाई है उसको रोक देती है।
ठीक है। अगर उस कंपनी ने 20% बैलेंस शीट बढ़ाकर उसे जारी कर दिया तो जो सेबी रहती है उसे 2 घंटे के लिए रोक देती है, शेयर मार्केट की कार्रवाई को 2 घंटे के लिए रोक देती है। और लेकिन अगर कंपनी ने 30% अपनी बैलेंस शीट बढ़ाकर जारी कर दी या अपनी जो वैल्यू है उसको इतना बता दिया, तो उस दिन की पूरी कार्रवाई क्या कर दी जाती है, रोक दी जाती है। उसे बोला जाता है सर्किट ब्रोकर, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब कोई कंपनियां अपनी बैलेंस शीट को 10% बढ़ाती है तो सेबी उसे 1 घंटे के लिए जांच के लिए रोकती है। अगर कोई कंपनियां 20% बढ़ा देती है तो उसे 2 घंटे के लिए रोक दिया जाता है। और अगर किसी कंपनी ने 30% तक अपनी बैलेंस में वृद्धि शीट जारी करके उसे बता दिया तो सेबी जो रहता है वो पूरे दिन भर की कार्रवाई जो रहती है शेयर मार्केट की उसको क्लोज कर देती है। इस वर्ड को, इस स्थिति को सर्किट ब्रोकर के नाम से जाना जाता है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? सभी को इजीली समझ में आया? हम लोग जो टॉपिक था, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इजी वर्ड है इसमें, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को लिया था। और इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक देखा दिन बचे हुए हैं, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही तो निश्चित रूप से आप कभी भी फोन लगा सकते हैं और बता सकते हैं। तो हम क्लास को समाप्त कर सकते हैं।